Namaskar friends. Today we will discuss about MCQs. The students for intermediate final year, please pay attention. These MCQs will be related to them. और ये क्वेश्चंस जो होंगे वो आपसे संबंधित हैं, जो लोग 12वीं की परीक्षा देने के लिए बिल्कुल तैयारी में लगे हुए हैं। और ये क्वेश्चंस जो होंगे आपके लिए बिल्कुल यूजफुल होने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल आने वाले हैं और हर साल पूछे जाते हैं। इनमें से एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जो आप खोजेंगे तो पीछे की परीक्षाएं जो हुई हैं उनमें से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे जो आए ना हों, बिल्कुल आए हैं। और ये जो सिलेक्टेड MCQs हैं वो हमने उन्हीं पूछे गए क्वेश्चंस में से लिए हैं और हम देखें कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहें और ये जानने के लिए भी तैयार रहें। और साथ ही साथ हम चाहेंगे कि जैसा भी आपको समझ में आता है पॉजिटिव निगेटिव, तो बाद में आप जो है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देंगे। ठीक ना, तो हमारा सामने है पहला क्वेश्चन। देखते हैं ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहे हैं और ऑप्शंस क्या कह रहे हैं। तो यहाँ दिया गया है द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड। अगर किसी कंट्री में राजा ना हो, ऐसा कोई देश, ऐसा कोई क्षेत्र जहां का अधिपति न हो, मालिक ना हो, तो फिर वहां की क्या कंडीशन होगी। आप बिल्कुल जानते हैं कि राजा के न रहने की स्थिति में वहां अराजकता आ जाती है। जहां राजा नहीं है वहां क्या आएगी, अराजकता आएगी। लोग अपने मनमाने ढंग से अपनी जिंदगी जिएंगे, लोग आए दिन कुछ ना कुछ इलीगल वर्क करेंगे और ये जानते हैं कि हम कर सकते हैं क्योंकि इसके पीछे कोई बंधन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, तो हम जो चाहें वी मे डू व्हाट्स एवर यू वी लाइक। ठीक ना, तो अब हम देखते हैं कि द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री। एब्सेंस, जहां गवर्नमेंट ना हो, जहां कोई शासन ना हो, कोई राजा ना हो, पब्लिक बिल्कुल फ्री है, और उस कंडीशंस में हम कहेंगे क्या। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा है मोनार्की, एनार्की, पैट्रियार्की और मैट्रियार्की। पहले तो हमें ये जानना होगा, इनिशियली वी विल हैव टू नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस 4 ऑप्शंस। ठीक है, इनके हमें आंसर जानने होंगे, फिर हम देखते हैं क्या होता है। तो मोनार्क ये बना कैसे है, मानर, MONARCH, मानक। क्या है, मानक। मानक, मानक मीन्स होता है राजा। मानक मीन्स क्या होता है, राजा। अब देखें, मानक से बनता है मानकी। क्या बनेगा, मानकी माने राजशाही तंत्र। जहां पर शाही वो राजतंत्र हो, ऐसी कंडीशंस में क्या करेंगे, राजा हो जहां का उसको बोलेंगे मानकी। और एनार्की, एनार्की मीन्स एन, ये बना कैसे, एन। एन जहां भी लगता है ये विदाउट का सेंस देगा, इस सेंस, ऐसे वर्ड्स में। ठीक है, विदाउट, बिना, बिना। ठीक। पैट्रियार्की, पैट्रियार्की मीन्स होता है, ये पैट्री जो शब्द होता है ये पिता से संबंधित होता है। किससे, पिता से संबंधित होता है, तो इसका सेंस होगा पितृसत्ता, पितृसत्ता, पितृसत्ता। और एक है मैट्रियार्की, मातृसत्ता, मातृसत्ता। पहले हम इसे डिस्कस कर लें। देखिए, आप जानते हैं कि कोई भी देश है तो कहीं न कहीं वहाँ का राजा वहाँ का राष्ट्रपति हो सकता है, कहीं कहीं राष्ट्रपति भी होते हैं, प्रधानमंत्री भी होते हैं, तो राजा प्रधानमंत्री है, कहीं कहीं प्रेसिडेंट ही होते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर। कोई प्राविधान, कोई प्रोविजन नहीं है तो वहाँ जो है प्रेसिडेंट ही सब कुछ देखता है, तो प्रेसिडेंट ही वहाँ का राजा है। तो अब हम देखें, इसमें 2 वर्ड ऐसे आए हैं, पैट्रियार्की और मैट्रियार्की। ठीक ना, तो इसमें इसका सेंस क्या है, मैट्रियार्की और पैट्रियार्की। तो पितृसत्ता, पितृसत्ता माने ऐसा देश जहाँ पिता द्वारा शासन किया जा रहा हो। ठीक है ना, पिता ही वहाँ का सब कुछ हो, तो या पुरुष वर्ग द्वारा। तो हम देखते हैं कि जैसे बहुत पुराने, अब तो ये नहीं है ऐसा पैट्रियार्की का सिस्टम, तो ये देखेंगे कि जो वंशानुक्रम में चला आ रहा है, तो पहले राजा होगा तो उसका बड़ा लड़का होगा, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे ऐसे, तो पहले कौन होगा, पिता होगा, तो पुत्र जो होगा वहाँ का कार्यभार देखेगा, लेकिन राजा पिता होता है। तो ऐसी कंडीशन में, जैसे पहले के राजवंश जब चलते थे तब यही सिस्टम चलता था कि पैट्रियार्की ही चलती थी। जैसे अयोध्या में ही ले लिया जाए तो राजा दशरथ थे, तो राजा दशरथ राम के, भरत के, लक्ष्मण के और शत्रुघ्न के पिताजी थे, और वो शासन करते थे अयोध्या में। ठीक ना, इनके पहले भी जितने थे, अज थे, रघु थे, इक्ष्वाकु थे,
और सूर्य थे, तो तमाम राजा हुए, तो ये यहीं के थे। तो ये जो वहाँ शासन करने वाले थे ये पितृसत्ता के थे। ये क्या था वहाँ? पितृसत्ता था। और मातृसत्ता, मातृसत्ता का मतलब होता है कि ऐसा देश, ऐसा क्षेत्र जहां माता द्वारा शासन किया जा रहा हो, यानी उसे ये भी कहा जा सकता है कि पेटीकोट गवर्नमेंट हो। इंग्लिश में एक वर्ड है पेटीकोट गवर्नमेंट। तो वो हम देखते हैं कि मैट्रियार्की मीन्स मातृसत्ता। तो जैसा कि एक फिल्म आपने देखा होगा बाहुबली, बाहुबली में आपने देखा होगा कि जो महेंद्र बाहुबली हैं, अमरेंद्र बाहुबली, तो अमरेंद्र बाहुबली की माता जी जो थी वो वहाँ का शासन देखती थी। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे मैट्रियार्की। वहाँ क्या था? कुंतल देश ही था, तो वहाँ की वो महारानी थी। और ये अभी देखिए मातृसत्ता चलती थी यहाँ इंग्लैंड में, जब वहाँ एलिजाबेथ थी, और एलिजाबेथ के साथ साथ और भी तमाम महारानियाँ थी जो वहाँ का शासन देखती थी। तो वहाँ जो था मैट्रियार्की था, और जहाँ पितृसत्ता में पुरुष वर्ग होता था वो पैट्रियार्की, और मोनार्की जहाँ पर राजा होते हैं, इसे कंडीशंस में मोनार्की बोलते हैं। एनार्की मीन्स होता है जहाँ पर कोई राजा हो ही नहीं, बिना राजा का क्षेत्र, बिना राजा का देश, ठीक ना। तो ऐसे देश को बोलते हैं ये बिना राजा का देश। और ऐसे देश में होता क्या है? अराजकता हो जाती है। क्या फैलती है? अराजकता। क्या होता है? वहां अराजकता फैलती है, और उसे इंग्लिश में बोलते हैं लॉलेसनेस। लॉलेसनेस, लॉलेस, जहां ला जो है लेस हो गया, खत्म हो गया है, और उसी का पूरी वो जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया लॉलेसनेस। अराजकता फैल जाती है। ऐसी कंडीशन में वहाँ क्या होती है? अराजकता फैल जाती है, और वहाँ कुछ बचता नहीं है। बाद में क्या है कि प्रजा जो है आपस में ही भिड़ती है और कुछ होता नहीं है, और धीरे धीरे वहाँ विनाश ही होता कुल मिला करके। तो अब हम ये इस अपने आंसर की तरफ बढ़ चुके हैं। तो जो 3 ऑप्शंस होंगे वो इनकरेक्ट होंगे। द करेक्ट आंसर विल बी 2, एनार्की। द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री इज कॉल्ड एनार्की। नेक्स्ट वन, द फ्रेज इंचिंग टूवर्ड्स मीन्स। अब हमें ये जानना है कि इंचिंग टूवर्ड्स का मतलब क्या होता है। सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान दें, यह आपके लिए बिल्कुल यूजफुल है, और मैं एक एक को तोड़ तोड़ करके बिल्कुल छोटा छोटा करके समझा रहा हूँ, इसलिए कि आप यू मे अंडरस्टैंड इट इजीली, आसानी से समझ सकें, इसमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक ना। तो हम कोशिश ये करेंगे कि जितने ऑप्शंस होंगे हम सबका जो है एक एक करके डिस्कस करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। अब देखिए इसमें लिखा है इंचिंग टूवर्ड, तो इंचिंग का थोड़ा सा हम समझ लें, इंच है। क्या है? इंच। इंच आप जानते हैं कि फुट की सबसे छोटी इकाई है, इंच है। अब क्या है? तो इंच और टूवर्ड, क्या है? टूवर्ड्स, टूवर्ड्स, तो टूवर्ड से बना है। तो इंच माने थोड़ा थोड़ा करके। आप जानते हैं कि इंच क्या है? थोड़ा का भाव देता है, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके क्या करना है? टूवर्ड्स, आगे बढ़ना। क्या करना है? फॉरवर्ड होना है, ठीक है। आगे क्या करना है? बढ़ना है। अब देखते हैं इसमें क्या सेंस देता है। टू हैव एन इची फीलिंग, इच एक वर्ड है, इच, ITCH, इच। इच मीन्स होता है दाद खाज, दाद खाज, या फिर खुजली कह लिया जाए। या फिर क्या कह लिया जाए? दाद खाज या फिर खुजली, खुजली को इच बोलते हैं, ठीक ना। तो अब ये लिखा है कि टू हैव एन इची फीलिंग, किसी को खुजली जैसी फीलिंग आए उसे कहते हैं इंचिंग टूवर्ड, उसे कहते हैं आगे बढ़ना। या फिर टू मीजर समथिंग, मीजर मीन्स होता है नापना, तौलना, उसका परिमाण पता करना, ठीक ना। तो ये लिखा है कि टू मीजर समथिंग, किसी चीज को नापना तौलना, इसको कहते हैं इंचिंग टूवर्ड्स। या फिर टू मूव अपवर्ड, ये टाइम नहीं है, ठीक है ना, इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। टू मूव अपवर्ड्स, आगे ऊपर की तरफ बढ़ना। टू मूव अपवर्ड मीन्स ऊपर की तरफ बढ़ना। तो या ऊपर की तरफ बढ़ने को कहते हैं, या फिर टू मूव स्लोली
इन अ डायरेक्शन, या किसी एक दिशा में ही बढ़ तो रहे हैं बट स्लोली, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो इसमें से क्या करेक्ट आंसर होगा? तो आपको बिल्कुल ये समझा देने से एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कुछ है ही नहीं है, नथिंग देन दिस, ये द करेक्ट आंसर विल बी 3, द रेस्ट 3 ऑप्शंस विल बी इनकरेक्ट। आप देख रहे हैं कि टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन का मतलब होता है इंच टूवर्ड्स, मीन्स थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना, इच दाद खाज खुजली, ठीक ना। इस तरह से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे हम देखें, द सिनोनिम ऑफ मीगर, द सिनोनिम ऑफ मीगर, मीगर मीन्स क्या होता है? तो मीगर का क्या सेंस है, ये इसी में से कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, ठीक ना। तो मीगर का अर्थ होता है अल्पता, मीगर को क्या बोलते हैं? अल्पता, अल्पता, या फिर इसको हम बोलते हैं न्यूनता, न्यूनता, ठीक ना। तो अब हम देखते हैं स्कार्स, प्लेंटीफुल, कैंटी, बोथ, ए एंड बी, या इन दोनों में से कोई एक, ठीक है। तो थोड़ी देरी तक आप लोग ध्यान दे दीजिए, 2-4 सेकंड के लिए, फिर मैं उसको एक एक करके बताता हूँ, ठीक ना। तो अब देखिए, प्लेंटीफुल मीन्स होता है पर्याप्त, पर्याप्त, ठीक। और स्कैंटी, स्कैंटी मीन्स भी होता है इसी के जैसा ही, न्यूनता का ही सेंस देता है, तो कम, ठीक है, कमी। और बोथ एंड भी, और स्कार्स मीन्स होता है न्यूनता या फिर अल्पता, ठीक है। तो ये होगा अल्पता, तो द करेक्ट आंसर विल बी 1, ठीक है। और हम फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे जवाब देने से पहले एक बार आप लोग बिल्कुल उस चीज़ पे ध्यान दे दिया करिए कि ऑप्शंस जो हैं अभी क्लियर नहीं हो पाए हैं, जवाब नहीं मिल पाया है, तो मैं अपनी तरफ से एक बार प्रयास कर लूँ, देखूँ क्या होता है, ठीक ना। बाकी तो आगे हमको बताना ही बताना है। तो आगे लिखा क्या है? ब्रदर किल्स हिज सिस्टर सस्पेक्टिंग एट हर रिलेशन विथ समवन, समवन एल्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या दे रहा है। ब्रदर किल्स हिज सिस्टर सस्पेक्टिंग, कोई एक भाई है जो अपनी बहन को मार देता है, और ये इस वजह से मार देता है कि उसे इस बात का संदेह होता है कि उसकी बहन का किसी और से गलत संबंध है। इसलिए आप देखते हैं, मैं इसके बारे में बात करूं तो देखिए, जितने भी ये साइड को लेकर के CIDE, 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 ऐसे में जितने भी वर्ड्स बनते हैं, मैंने इसका वीडियो बनाया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बिल्कुल आपको मिल जाएगा। जितने भी साइड से रिलेटेड हत्याओं का सेंस देने वाले वर्ड्स होते हैं, मैंने हर किसी को विधिवत पढ़ाया है। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैंने कोई एक बिंदु छोड़ दिया है, ठीक ना। तो उसमें भी कोई भी ऐसा नहीं है कि नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई भी ऐसा मैटर नहीं है जो मैंने टच नहीं किया है, एक एक करके क्लियर किया है। तो अब हम जाने कि अगर भाई जो बहन को मार देता है तो ऐसी कंडीशंस में कौन सा ऐसा वर्ड है जो काम करता है, ठीक है ना। तो देखते हैं, होमिसाइड, होमिसाइड मीन्स होता है नरहत्या, होमिसाइड को बोलते हैं मर्डर, MURDER, मर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग, मर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग। नरहत्या, इसको हिंदी में बोलते हैं नरहत्या, क्या बोलते हैं? नरहत्या। बिल्कुल मेरा वीडियो जो प्लेलिस्ट में पड़ा उसको आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिए, क्योंकि हत्याओं से संबंधित जितने भी वर्ड्स आते हैं, बनते हैं, संभव हैं, मैंने सब पढ़ा डाला है। तो एक बार वो वीडियो देख लेंगे तो फिर तो थ्रू आउट लाइफ वो आपके लिए काम करेगा। सुसाइड, सुसाइड मीन्स होता है मर्डर ऑफ, किलिंग, मर्डर
बोले या फिर किलिंग बोले, मर्डर ऑफ वन सेल्फ। स्वयं को मार लेना यानी इसको बोलते हैं आत्महत्या। क्या बोलते हैं? आत्महत्या। ठीक, आगे हम देखते हैं मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड रिलेटेड मदर, तो ये है मर्डर, मर्डर ऑफ वंस मदर, मातृहत्या। और ये है सोरोरिसाइड, किलिंग ऑफ वंस सिस्टर। ठीक है, किसी के द्वारा उसकी बहन की खुद की हत्या की जाए तो क्या होगा? ये भगिनी हत्या, भगिनी हत्या। क्या होगा वो? भगिनी हत्या। तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि इन सारे 4 ऑप्शंस में से कौन सा बिल्कुल एग्जैक्ट, करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट है। तो आप बिल्कुल उस निर्णय तक पहुंच चुके हैं। सोरोरिसाइड विल बी करेक्ट आंसर एंड द रेस्ट 3 आंसर्स विल बी इनकरेक्ट। ओके, फिर हम आगे की चीज देखते हैं कि इसमें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लेम एक्सक्यूज, अ लेम एक्सक्यूज। जैसे इसके बारे में हम बात कर लें, जैसे कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जो स्कूल नहीं आया है, तो हम क्या करते हैं, उसे पूछते हैं कि भैया व्हाई वेर यू एब्सेंट स्टडी, आप कल आए क्यों नहीं थे? तो वो बताता, चूंकि उसके पास कोई रीजनेबल ऐसा कुछ है नहीं कहने लायक, तर्क संगत नहीं है, इसलिए वो जवाब बना करके देता है। तो वो बताता है कि सर रास्ते में आ रहे थे, मोटरसाइकिल पंचर हो गई, साइकिल पंचर हो गई, या फिर आ रहे थे सर कल कपड़ा धुल दिया गया था, वो सूखा नहीं था इसलिए आ नहीं पाए, या आ रहे थे सर गिर गए, गोबर पे गिर गए थे, कपड़ा खराब हो गया इसलिए सर लौट गए, या फिर आ रहे थे चैन में पैंट फंस गया था, आधा पैंट फट गया था, लौट गए। मतलब वो जितने भी बहानेबाजी करता है, तो आपको ये उसके बहानेबाजी से ये क्लियर हो जाता है कि ये झूठ बोल रहा है। द स्टूडेंट इज टेलिंग अ लाई, झूठ बोल रहा है। तो हम समझ जाते हैं कि ये लेम एक्सक्यूज, उसके एक्सक्यूज में कोई दम नहीं है, उसके एक्सक्यूज में दम नहीं है, वो जो कर रहा है, इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है, वो दमदार नहीं है, वो गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? ठीक ना, तो ये हम देखते हैं इसको मिला करके क्या सेंस देता है। तो ए फॉल्स प्रिटेंस, एक झूठा बहाना, ए बैड थिंग, एक बुरी चीज, ए लेम एक्सक्यूज को क्या कहेंगे? ए बैड थिंग, ए फॉल्स शो, एक झूठा दिखावा, ए यूजलेस टास्क। तो जब ए यूजलेस टास्क, ए यूजलेस टास्क, अब ये हम देखते हैं कि कोई ऐसा बेमतलब की बात करना, ठीक ना, बिना सिर पैर की बात करना, तो ये है। तो इसमें क्या सही होना चाहिए? तो मेरे ख्याल से इसमें आपके लिए सबसे बेटर आंसर होगा, पहले आप लोग सोच लीजिए फिर मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो इसमें जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए फॉल्स प्रिटेंस, एक झूठा बहाना, एक झूठा बहाना और कुछ नहीं है, वो प्रिटेंड से बना है, प्रिटेंड से बनता है, तो प्रिटेंस, प्रिटेंस मीन्स होता है बहाना, ठीक है। आगे हम देखते हैं ए रेनी डे, ए रेनी डे, ए रेनी डे, आप देखिए कि रेनी डे मीन्स होता है बरसाती दिन। क्या होगा? वर्षा का दिन, वर्षा का दिन, वर्षा का दिन। अब देखिए वर्षा के दिन से हमारा तात्पर्य क्या, मतलब क्या है, तो पहले इसको हम डिस्कस कर लें, बात करके, समझ करके। तो ये देखते हैं कि वर्षा का दिन जो होता है वो हर किसी के लिए कहीं ना कहीं फसल के लिए अच्छा होता है। तो आप देखते हैं कि एक दूसरी तरफ किसी ना किसी की फसल को नुकसान करता है। बारिश आज हो रही है अगर, तो आप देखेंगे कुछ ऐसी फसलें हैं जिनके लिए तो ये यूजफुल है, बट कुछ ऐसी फसलें होंगी जिनके लिए क्या होगा, ये हार्मफुल होगा, नुकसानदायक होगा। तो दोनों के लिए बिल्कुल एक ही जैसा रिजल्ट नहीं देगा, वो कहीं कहीं कम या ज़्यादा, प्लस या माइनस, नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा उसके पहलू तो जरूर होने ही होने हैं।
तो फिर हम देखते हैं क्या है कि रेनी डे, वर्षा का दिन, ये करता क्या है, जिनके पास अच्छे घर बने हैं, बरसात होती है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, ठीक। और ज़्यादा दिक्कत उनके लिए होती है जिनके घर छप्पर होते हैं, टपकता है पानी, परेशानियां बढ़ जाती हैं। लेकिन सच्चाई क्या होती है कि परेशानियां उनके लिए भी होती हैं जिनके घर अच्छे पक्के मकान होते हैं, 2 तले 3 तले के, उनको भी दिक्कत होती है। क्यों? उनको बाहर जाना है, दवा लानी है, सब्जी लाना है, कपड़े खरीदने हैं, शादी घर में है, सारी तैयारियां करनी है। अब ऐसा नहीं कि घर पक्का है तो उनको वर्षा के दिन से कोई दिक्कत नहीं होगी, होगी, बिल्कुल होगी, ऑफकोर्स होनी है तो होनी है। उनके लिए भी दिक्कत है क्योंकि उनको सारी तैयारियां करनी है, उनको सारे सामान जुटाने हैं और घर के अंदर रह करके कोई काम किया नहीं जा सकता। तो करना है तो उनके लिए क्या है, बाहर निकलना ही पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हम उन अच्छे लोगों के लिए इसका ध्यान नहीं देंगे, हम ध्यान उनके ऊपर देंगे जो लोग इससे परेशान ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या है कि बिल्कुल तटस्थ नहीं उत्तर देते हैं, बिल्कुल जो क्लियर हो, जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट सुटेबल हो, उसके लिए हम बात करते हैं। तो ये दिया है ए मिजरेबल डे। मिजरेबल डे मीन्स दयनीय दिन। दयनीय दिन, ऐसा दिन जो बहुत ही खराब हो, जो बहुत ही बेकार हो, ठीक है ना। ए रेस्ट डे, ऐसा दिन जो उसको आराम देने वाला दिन हो। हाँ, वर्षा के दिन में लोग रेस्ट तो करते ही हैं, रेस्ट कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कंटिन्यू वर्षा होती ही रही थ्रू आउट ए मंथ तो वो रेस्ट ही करेंगे। फिर वो रेस्ट जो होगा वो रेस्टलेस उनको बना देगा, ठीक ना, बेचैन बना देगा, परेशान करेगा। तो वो क्या, रेनी डे उनके लिए अच्छा दिन होता है, उनके लिए आराम का दिन होता है, या ए गुड डे उनके लिए अच्छा दिन होता है, या ऑस्पिशियस चांस, या ऐसा कोई रेनी डे जो होता है वो ऑस्पिशियस चांस लेके आता है। ऑस्पिशियस मीन्स होता है पवित्र। कोई ऐसा मामला तो बनता नहीं है कि रेनी डे में पवित्रता का दिन होता। हाँ, थोड़ी सी वर्षा हो जाए किसी कार्यक्रम में तो लोग कहेंगे इंद्रदेव प्रसन्न हो गए, भगवान ने बहुत बढ़िया, बारिश का हो जाना तो शुभ माना जाता है। लेकिन कब तक? अभी शादी बैठी है और एकदम बिल्कुल 2 मिनट के लिए झीसा पड़ जाए, ड्रिजलिंग हो जाए, तो लोग कहेंगे इंद्रदेव प्रसन्न हो गए, एकदम बिल्कुल देवता खुश हैं, सुखारी हैं, और वो लोग वर्षा किए हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा भैया। एकदम जितने लोग रहेंगे सब अपना उस पर इंटरप्रिटेशन देना शुरू करेंगे, है नहीं, उसको अपने अपने ढंग से बताएंगे, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वही वर्षा कंटिन्यू 2 घंटे हो जाए, मारे सब पानी पानी हो जाए, रद्द बिद्द हो जाए, दिक्कतें बढ़ने लगे, तो फिर आपको कैसा लगता है? वो रेनी डे आपके लिए कैसा होगा? वो दिन बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बेकार, बहुत ही काम बिगाड़ने वाला होगा। तो कुल मिलाकर के ए मिजरेबल डे, टोटल ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी किस में ज़्यादा काम कर रही है, तो वो मिजरेबल में काम कर रही है। सो दी मिजरेबल डे ऑप्शन विल बी करेक्ट एंड दिस 3 ऑप्शंस विल बी इनकरेक्ट, ठीक है। और आगे हम देखते हैं, द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज, the synonym of the following word confess is। तो यहाँ इज नहीं बल्कि यहाँ ये होना चाहिए confess is। अब यहाँ इज लिखना चाहिए, ऐसे करना है, ये गलत है, ठीक है ना। अब देखते हैं, the synonym of the following word confess is। तो अब ये पता करना है कि confess का सिनोनिम क्या है। सिनोनिम मीन्स होता है पर्यायवाची। तो पहले ये जान लें कि कन्फेस मीन्स क्या होता है। कन्फेस मीन्स होता है स्वीकार करना। क्या होता है? स्वीकार करना, वर्ब है स्वीकार करना। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सा ऐसा है जो स्वीकार करने का सेंस देता है। तो ये है डिनाई। डिनाई मीन्स होता है इनकार करना। डिनाई मीन्स इनकार करना। आगे क्या है? रिजेक्ट, अस्वीकार करना, अस्वीकार करना, या वापस करना, या वापस करना। वापस करने में भी इनकार है जैसा सेंस होता है, वापस करना। बैन, रोक लगाना। क्या है? रोक लगाना, ठीक है। और एडमिट, एडमिट मीन्स होता है स्वीकार करना। ठीक, एडमिट मीन्स स्वीकार करना। पहले हम थोड़ी सी इसके बारे में और चर्चा कर लें, एडमिट और क्या काम करता है, एडमिट का प्रयोग और किस किस दशा में होने लायक है। तो ठीक है ना, हम ये देखेंगे एडमिट।
एडमिट मीन्स होता है स्वीकार करना, पहले हम यही लिख लेंगे, स्वीकार करना, ठीक ना, स्वीकार करना। पहला होता है स्वीकार करना और दूसरा होता है प्रवेश लेना। प्रवेश लेना। अब देखिए, एडमिट इज अ वर्ब, इट मीन्स स्वीकार करना एंड प्रवेश लेना। अब ये वर्ब है तो इससे हम डिराइव करेंगे एक न्यू वर्ड एडमिट से नाउन के सेंस में, तो वो बनेगा एडमिटेंस। एडमिटेंस, एडमिटेंस बनेगा स्वीकृति, स्वीकृति। और ये प्रवेश लेना है तो इससे भी नाउन बनेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन एडमिशन। क्या होगा? एडमिशन। तो इसका मतलब हो जाएगा प्रवेश। ठीक है ना? तो वो क्या होगा, अगर आपसे पूछता है कि एडमिशन किससे डिराइव्ड हुआ है, वो कौन सा वर्ब है जिससे एडमिशन बना है, तो आप बोलेंगे एडमिट से बना है। और कोई पूछता है कि एडमिटेंस किससे बना है, तो भी आप कहेंगे एडमिट से ही बना है। ठीक है ना? दोनों के सेंस अलग अलग होते हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार से द करेक्ट ऑप्शन विल बी 4, द 3 विल बी इनकरेक्ट। ओके, आगे हम देखते हैं। बिल्कुल आप लोग इसको देखते रहिएगा और ज़रूरत पड़ने पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट के साथ साथ ज़रूरत पड़ी तो इसे आप स्लो मोशन में देख करके बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। ठीक ना? तो ये दिया है कि कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट को हम देखते हैं कि इसका क्या सेंस देता है, इसमें ऐसा कौन सा वर्ड है जो कन्फ्लिक्ट को बताता है। ठीक है, तो आप लोग पहले दिमाग लगा लीजिए कि कन्फ्लिक्ट का क्या सेंस होना इसमें लाजमी है और होने लायक है, हो सकता है। ठीक ना? और यही होगा, ये तो क्लियर हो जाए। तो पहले इनिशियली वी विल हैव टू नो द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड कन्फ्लिक्ट। तो कन्फ्लिक्ट मीन्स होता है विरोध करना, विरोध या फिर इनके खिलाफ होना। कन्फ्लिक्ट इज वर्ब एंड नाउन। ठीक ना? विरोध भी होगा, खिलाफ भी होना, और अगेंस्ट का सेंस देता है कन्फ्लिक्ट। ठीक ना? तो फिर हम देखते हैं कि इसमें क्या ऐसा है जो इसका सेम टू सेम सेंस देने की वो है, सेंस देता है। तो ये 4 वर्ड हैं, क्लैश, पैक्ट, फ्रेंडशिप, हाइड। ठीक ना? तो अब हम 4 हैं तो चारों में देखें कि कौन इसका सेंस देने लायक है। ठीक ना? तो अब हम देखते हैं कि हाइड, हाइड मीन्स होता है छिपना, छिपना या फिर छिपाना। ये है VT और VI। वर्ब ट्रांजिटिव भी है और ये वर्ब इंट्रांजिटिव दोनों है। हाइड मीन्स छिपना भी होता है और हाइड मीन्स छिपाना भी होता है। ठीक ना? तो क्या इससे मैच कर रहा है? नहीं, इनकरेक्ट। अब हम देखते हैं दूसरा, फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप जो होती है वो दोस्ती होती है। इसको बोलते हैं दोस्ती को। तो क्या दोस्ती जो है विरोध का सेंस देती है? बिल्कुल नहीं। पैक्ट, समझौता, समझौता। क्या आपको लगता है कि समझौता विरोध का सेंस देता है? बिल्कुल नहीं, अटरली इनकरेक्ट। क्लैश, क्लैश मीन्स होता है टकराना, विरोध में होना, विरोध में होना, विरोध में होना। ठीक ना? तो इस प्रकार से द करेक्ट आंसर ऑप्शन विल बी ए। ए मीन्स क्लैश। ठीक ना? आगे हम देखते हैं, वन हु एक्यूज्ड मर्डरिंग ऑफ वंस पेरेंट। अब ऐसा कोई व्यक्ति जिस पर ये दोष लगा हो, आरोप लगा हो कि मर्डरिंग वंस पेरेंट, जिसने अपने माँ बाप को मार डाला हो, किल कर दिया हो, तो ऐसी कंडीशंस में उनके लिए कौन सा ऐसा वर्ड बनेगा? ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। ठीक ना? तो हम देखते हैं कि इसमें
क्या बनने लायक है, ठीक ना, जिसने माता और पिता दोनों को मार दिया हो। तो अब हम पहले एक एक ऑप्शन की बात कर लें, देख लें। अब ये दिया है पैराडाइज। पैराडाइज मीन्स होता है स्वर्ग। स्वर्ग इसका हो सकता है कि आ जाए, पूछे वो सिनोनिम, तो इज इक्वल टू हेवन, HEAVEN, हेवन, ठीक है ना। हेवन मीन्स होता है स्वर्ग। तो क्या यह है मर्डरिंग को दिखाता है? बिल्कुल नहीं, अटरली इनकरेक्ट। फीटिसाइड, इसका प्रोनाउंसिएशन पहले आप लोग देख लीजिए, फीटिसाइड, ये क्या है? फीटिसाइड। फीटिसाइड मीन्स होता है भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या। अब मदर के और मर्डरिंग में क्या भ्रूण हत्या का सेंस देता है? नॉट एट ऑल, इनकरेक्ट। अब देखो ये बना कैसे, फीटस से बना है, FOETUS, फीटस मीन्स भ्रूण। अब हम बहुत ज़्यादा इसके डेप्थ में नहीं जाएंगे, आपके बायोलॉजी के टीचर होंगे तो आपको बिल्कुल, जूलॉजी के टीचर होंगे तो वो बता देंगे कि फीटस क्या होता है, व्हाट इज़ फीटस, ठीक है ना। और कभी गलती से इसका फोटस या अलग अलग लोग इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, दैट इज इनकरेक्ट। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज फीटस। नेक्स्ट वन, होमिसाइड। होमिसाइड अभी लास्ट के किसी ऑप्शन में आया था, जो हमने सेंस दिया था मर्डरिंग ऑफ या किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक ना। तो ये जो होता है नर हत्या, इसका सेंस देता है। तो ये जो है बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, इनकरेक्ट। पैरिसाइड, पैरिसाइड मीन्स होता है किलिंग ऑफ वंस पेरेंट्स। अब देखिए पेरेंट्स मीन्स होता है मातृपितृ हत्या। क्या बोलते हैं? मातृपितृ हत्या। इसको बोलते हैं मातृ और अब्लिक पितृ। मातृ अब्लिक पितृ न करिए, बल्कि मातृपितृ हत्या दोनों एक साथ कर दीजिए तो सही रहेगा। मातृ पितृ हत्या। अब देखिए माता पिता की एक साथ हत्या हो जाए तो उसको बोलते हैं पैरिसाइड। अब मैं इनको एक एक करके अलग अलग बता दूं कि किसकी कंडीशन में क्या होगा, तो ये चीजें आप ध्यान दे दीजिए थोड़ा सा। ये दिया है, यदि है पैट्रीसाइड, PATRICIDE, पैट्रीसाइड। पैट्रीसाइड मीन्स होता है पितृ हत्या। क्या होता है? पितृ हत्या। या फिर होता है पितृहंता, पितृहंता। देखो ये साइड जब लगता है कि तो ये दो सेंस देता है, या तो हत्या का सेंस देता है या तो हंता का, या तो हत्या का सेंस देगा या हत्या करने वाले का सेंस देता है, ठीक ना। तो पैट्रीसाइड है तो पितृहत्या, और मैट्रीसाइड है तो मातृहत्या। मैट्रीसाइड है तो क्या होगा? मातृहत्या, हत्या या मातृहंता। अब देखिए, ठीक ना, अगर इनकी अलग अलग हत्या होती है, पिता की कभी हत्या हुई है पुत्र या पुत्री द्वारा, तो उनको बोलते हैं पैट्रीसाइड, और माता की कभी हो गई तो मैट्रीसाइड, और अगर दोनों की एक ही बार में हो गई तो पैरिसाइड। ठीक है भैया, बिल्कुल क्लियर हो जाता है। इस ऑप्शन में कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हमको लगता है कि फील नहीं होती होगी, आपको बिल्कुल आसानी से पता चल जाता होगा। और कितना आसान होता है पढ़ना, जब पढ़ाने वाला भी उसी टक्कर का हो, उसी कैटेगरी का हो, तो पढ़ने और पढ़ाने में दोनों में बहुत मजा आता है। ठीक है ना। तो अब हम ये देखते हैं कि ये पितृहत्या कहते। और हम ये एक चीज़ और बता दें आपसे कि ये जितने साइड वाले होते हैं, ये हत्या का सेंस देते ही हैं, और साथ ही साथ दोनों चीज़ें बनाते हैं, हत्या और हंता का सेंस। ठीक ना। अब इससे और भी फैमिली मेंबर जो होते हैं जिनकी हत्याएं होती हैं, उनके लिए अलग अलग शब्द बनाए गए हैं, और वो शब्द हैं, एग्जिस्टेंस में हैं। और अगर आप चाहेंगे तो पीछे की प्लेलिस्ट में जा करके आप देखेंगे, तो मैंने एक एक को क्या किया है,
बिल्कुल विधिवत बता रहा, ठीक ना, बताया है और सही ढंग से बताया है, ठीक ना। और एक चीज़ और बताएं कि जो ये हत्याएं होती हैं, ऐसा देखने में तो जैसे बड़ा दर्द होता है, तकलीफ होती है, लेकिन आपको पता है कि कहीं ना कहीं आप न्यूज़पेपर में, अखबार में, टीवी में, रेडियो में पर डे सुनते होंगे कि फिट ऑफ ल्यूनेसी, ड्यू टू फिट ऑफ ल्यूनेसी, या फिर पागलपन के कारण या सनक के कारण या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण पिता ने पुत्र को मार दिया, क्योंकि वो पिता जो है वो पुत्र के रास्ते में आ रहा था, आड़े आ रहा था, वो उसको दिक्कत पहुंचा रहा था, उसका कोई ऐसा कार्यक्रम था जो हो नहीं पा रहा था, वो पिता के नाते फिर उसने पिता को मार दिया। पिता कोई काम ऐसा कर रहा था जिसमें पुत्र आड़े आ रहा था, पिता राजनेता था, पुत्र की वजह से उसकी छवि खराब हो रही थी, पिता ने क्या किया, मार दिया, तो वो पुत्र हत्या हो गई, ठीक ना। और पत्नी जो है पति को मार देती है, क्योंकि वो पत्नी का जो चाल चलन है या कोई कार्यक्रम है जिसमें पति बाधक बन रहा है, तो पत्नी अपने पति को मार देती है, पति जो होता है वो पत्नी को मार देता है, बहन जो है भाई को मार देती है, ठीक ना, और भाई जो है बहन को मार देता है, ठीक ना। और इस तरह से जितनी भी हत्याएं होती हैं वो सुनने में थोड़ी सा awkward लगता है, तकलीफ होती है, लेकिन ऐसा है, बिल्कुल है, इसको नकारा नहीं जा सकता, इनकार नहीं किया जा सकता। ये तमाम हत्याएं जो है हुई हैं, और होने के नाते ही इनसे रिलेटेड वर्ड्स का सृजन हुआ है, ठीक है ना। तो फिर हम आगे आते हैं, तो ये करेक्ट आंसर होगा पैरिसाइड, ओके। फिर हम आगे आते हैं ये देखने, चलिए कि अगला क्वेश्चन हमारा कहता क्या है, 10th है, ए मेडिसिन दैट क्योर्स ऑल डिजीज, ठीक है ना, तो अ मेडिसिन दैट क्योर्स ऑल डिजीज, ठीक है ना। तो ऐसा क्या है कि एक दवा बनी है या एक कोई मेडिसिन है जो हर रोगों का सही ढंग से इलाज कर डालती है, तो क्योर मीन्स होता है इलाज करना, क्योर मीन्स इलाज, इलाज, क्योर्स मीन्स इलाज करना, ये क्योर है, यस लग जाने से ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के नाते वो यस लग गया, ठीक है ना, तो इलाज करना। तो पैनेसिया एंटीबायोटिक, पैनेसिया एंटीबायोटिक, जर्मिसाइड और पेस्टिसाइड, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि जर्मिसाइड जो होते हैं ये कीटाणुनाशक होते हैं, क्या होते हैं, कीटाणु, कीटाणुनाशक, और क्या है, पेस्टिसाइड, ये भी कीटाणुओं से संबंधित है, रोगाणु, पेस्टिसाइड, कीटाणुनाशक ये भी है, उसी का एक दूसरा शब्द बना है कीटाणुनाशक। और देखिए आगे क्या है, एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक को एंटीबायोटिक ही लिख लेते हैं, एंटीबायोटिक। और क्या है, पैनेसिया, पैनेसिया माने होता है रामबाण, पैनेसिया मीन्स होता है रामबाण। तो अब रामबाण कहीं ना कहीं एक ऐसी दवा है जो लोग कहते हैं कि अरे ये तो दवा बिल्कुल रामबाण है, इससे बच करके कोई जाएगा नहीं, जितने भी रोग होंगे सब ठीक हो जाएंगे, भैया ले जाइए, ये सस्ती भी पड़ रही है, बहुत बढ़िया है, नंबर 1 इलाज है इसका, मैंने जितने लोगों को दिया सब लोग बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो द करेक्ट आंसर विल बी आ ए, द रेस्ट 3 ऑप्शंस विल बी इनकरेक्ट। तो पैनेसिया मीन्स होता है रामबाण, तो करेक्ट आंसर इसका होगा। अगर आपके एग्जाम में पूछता है ए मेडिसिन दैट क्योर्स ऑल डिजीज ऑप्शन, तो ऑप्शन चाहे जितना भी दे दे, लेकिन अगर उसमें पैनेसिया है तो आप पैनेसिया को क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। आगे क्या है, टू बीट अबाउट द बुश, टू बीट अबाउट द बुश, टू बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या होता है, पहले ये हम लोग जान जाए। टू बीट अबाउट द बुश का मतलब है कि यही कोई एक बुश मीन्स होता है झाड़ी, और अगर कोई झाड़ी में कोई जीव आके छिप गया है, पहले के समय में लोग क्या करते थे, जीवों को मार के खाते थे, हिरन को, खरगोश को, और
तमाम ऐसे जंगली जीव होते थे जिनको लोग मार के खाते थे, शिकार करते थे। अभी क्या है कि कोई एक जीव आया और वो एक झाड़ी में छिप गया। जीव आया और कहाँ छिप गया? झाड़ी में छिप गया। तो झाड़ी में छिपने के बाद अभी वो छिपा, घुसा झाड़ी में और घुस के उस पार निकल गया। लेकिन शिकार करने वाले आए और उसे लाठी से पीटना शुरू कर दिए झाड़ी को। तो क्या कर रहे हैं? पीट रहे हैं, निरर्थक पीट रहे हैं। चाहे 1 घंटा पीटे, चाहे 2 घंटा पीटे, उसका कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। वो बिल्कुल यूजलेस है, बेकार है, निरर्थक है। ठीक ना? तो अब आगे क्या होता है ऐसी कंडीशन में? तो वो कहाँ गए जी? ठीक है ना? तो बीट अबाउट द बुश। तो ये क्या कर रहे हैं कि वो बीट अबाउट द बुश का मतलब ये कि उस झाड़ी को पीट तो रहे हैं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? और ये बीट अबाउट द बुश को इस सेंस में हमने समझाया। अब ये कोई आए और आपसे कोई बात किसी टॉपिक पे करनी हो और वो घुमा फिरा के दूसरे बिंदु पे लेके जा रहा है, उस बिंदु से अलग बातें कर रहा है, दुनिया भर की बातें कर रहा है, लेकिन सारी बातें क्या है? बेवजह की। तो लोग बोलते हैं कि व्हाई आर यू गोइंग टू बीट अबाउट द बुश। अब क्या भी मतलब कि बीट अबाउट द बुश करें? ठीक नहीं? तो झाड़ी पीट रहे हैं, मतलब काम तो बात कर रहे हैं दुनिया भर की, लेकिन कोई काम की बात हो नहीं पा रही है। तो ऐसे में क्या हम बोलेंगे? टू कंट्रोल योर सेल्फ, नॉट टू टॉक रीजनेबली, टू अपरूट द प्लांट्स, टू बोस्ट वंस पावर एंड वेल्थ। ठीक ना? अब देखिए आगे सेंस समझ लेते हैं। टू कंट्रोल योर सेल्फ, अपने आप पे नियंत्रण रखना। नॉट टू टॉक रीजनेबली, काम की बात ना करना, तर्क संगत बात ना करना। टू अपरूट दी प्लांट्स, पौधों को उखाड़ फेंकना जड़ से ही। टू बोस्ट वंस पावर एंड वेल्थ, किसी के द्वारा उसकी शक्ति का और पावर का, वेल्थ का, धन का झूठा प्रदर्शन करना, दिखावा करना, सेखी बघारना। तो इनमें से कौन सा सही हो सकता है? तो आप जवाब देते रहिएगा, जवाब सोचिए मन में और मैं इसका जवाब दे देता हूं। तो मेरे ख्याल से जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 2। ये 3 आंसर्स जो है ऑप्शंस हैं वो इनकरेक्ट होने चाहिए, क्योंकि नॉट टू टॉक रीजनेबली, तर्क संगत बात ना करना, तर्क संगत, रीजनेबली का मतलब तर्क संगत बात ना करना, तर्क संगत बात न करना। ठीक ना? तो ये करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक ना? आप लोग देखिएगा, अगर आपको लगता है कि इसमें इनकरेक्ट जैसा कुछ लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। टू बेल द कैट, टू बेल द कैट। और आप सामने देखिए, टू बेल द कैट। अब हम ये देखेंगे कि टू बेल द कैट, जैसा कि ये आपके गांव में भी, बगल में, पड़ोस में, हर जगह है, आप कहते हुए सुने होंगे कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना। तो देखो, कहने में तो बड़ा आसान लगता है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना। तो ये बिल्ली जो होती है वो चूहों से संबंधित होती है, और इंसान जो होता है ये भी जो लोअर कैटेगरी का होगा वो अपर कैटेगरी से भिड़ने की बात होती है। मतलब अपर कैटेगरी से लोअर कैटेगरी का भिड़ना, इसे कहते हैं टू बेल दी कैट। अब आगे कैसे क्या करना है? जैसे कोई ये बताए कि फला जो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लें कोई विधायक जी हैं, सांसद जी हैं। अब सांसद जी के संज्ञान में कोई एक बात डालनी है जो बात उनके लिए फेवरेबल नहीं है। नेताजी के लिए एक बात उनके संज्ञान में डालनी है कि जो उनके पक्ष में नहीं है। ग्रामवासियों ने मिलकर के योजना बनाई कि फला नेता को ये बता दिया जाए कि आज के बाद इस गली में उनको नहीं आना है। तो अब चूंकि वो तानाशाह टाइप के हैं, तमाम मर्डर किए हैं, उनका तमाम उनके ऊपर मुकदमा है। अब ये बात तो ठीक है कि उनको बता दिया जाए कि अब इधर वो ना आए, ये तो सब लोगों ने मिलकर के योजना बना ली। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि कौन जाके कहे उनसे कि आपको इधर नहीं आना है। और ये क्लियर है कि जो जाएगा कहने के लिए पहले वो मरेगा, पहले उसका नंबर लग जाएगा उसी दिन, उसी पल, उसी क्षण जो कहने जाएगा। तो ये तो इंसान की इंसान से बात है। ठीक है, आगे अब बात आती है चूहे का बिल्ली से संबंध। तो बिल्ली ने सारे चूहों को खाना जब शुरू कर दिया तो सारे चूहों ने मिलकर के एक योजना बनाई, जो बचे हुए चूहे थे,
कि एक काम करते हैं, बिल्ली गले में घंटी बांध दें, ताकि जब वो आएगी तो हम लोगों को सुनाई देगा, और सुनाई देगा तो हम लोग इधर उधर तितर बितर हो जाएंगे, वो जान ही नहीं पाएगी। मामला तो हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आइडिया, गुड आइडिया, मार्वेलस आइडिया, सारे लोगों ने अपना अपना राय तो दे दिया। मामला ये आया कि ठीक है, तो फाइनल किया जाता है, अब एक काम करते हैं कि बिल्ली के गले में घंटी बांधनी है। बिल्ली के गले में क्या करनी है? घंटी बांधनी है। तो बात ये आती है कि हाँ यार, बांधनी तो है, लेकिन ये पहले बताओ बांधने जाएगा कौन? बांधने जाएगा कौन? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। अभी तमाम भेड़िया आए थे, बच्चों को खा रहे थे, आपने सुना भी होगा, कितना कितना वो आई भेड़िया आए और नरसंहार किए, तमाम पता नहीं कितने कितने लोगों के यहाँ गए, बच्चों को पकड़े, आदमी को मार गिराए। तो अब बात तो ये सही है, लेकिन अब ये काम किया जाए कि भेड़ियों के गले में घंटी बांध दी जाए ताकि आदमी सुरक्षित रहे। तो ये बात तो ठीक है कि आएंगे भेड़िया तो सुनाई दे देगा, रात बिरात चाहे जब आएंगे, दिन दोपहर सुबह शाम। लेकिन दिक्कत ये, भेड़िया के गले में घंटी बांधने कौन जाएगा? ये आदमी की बात है। तो ये जैसे मेरे लिए डिफिकल्ट है, वैसे चूहों के लिए डिफिकल्ट था। तो खतरा ये है कि जो बांधने जाएगा वो नहीं बचेगा, और हो सकता है कि बांध भी ना पाए। इत्तेफाक से अगर बांध लिया सोते होते समय, तब तो काम चल गया, चलो एक का तो मैटर गया, लेकिन कम से कम 10 लोग बच गए। लेकिन कहीं बांधने से पहले ही मार के खा गई तो क्या होगा? तो ये दिक्कत है। कुल मिला के खतरा मोल लेना, टू बेल द कैट का मतलब होता है खतरा मोल लेना, खतरा मोल लेना। खतरा मोल लेना। तो अब ये आगे देता क्या है, तो हम देखते हैं, टू फील समथिंग बैड हैपेंस, ठीक ना? टू फील समथिंग बैड हैपेंड, बैड हैपेंस, अच्छा चलो ठीक है, कोई ऐसी फीलिंग आना, ऐसा महसूस करना कि कुछ गलत होने वाला है, ठीक ना? तो गलत होने वाली चीज को फील करना, गलत होने वाली चीज को फील करना। या टू पास टाइम कंफर्टेबली, या बड़े आराम पूर्वक समय को बिताना। टू पास टाइम कंफर्टेबली, सुविधाजनक स्थिति में होकर के टाइम बिताना। और आगे, टू कंट्रोल द मैड कैट, पागल बिल्ली को कंट्रोल करना है, पागल बिल्ली को नियंत्रित करना है। या फिर टू इनवाइट डेंजर, खतरे को आमंत्रित करना। क्या करना है? खतरे को आमंत्रित करना। तो मेरे ख्याल से इन चारों ऑप्शंस में से सबसे सुटेबल जो आंसर है वो यही है, बाकी जो 3 है वो इनकरेक्ट है, ठीक है ना? आपके एग्जाम में आता है टू बेल दी कैट, तो बे पूछे बिना किसी से समझे आंख मूंद करके टू इनवाइट दी डेंजर, या इससे रिलेटेड डेंजर से संबंधित कुछ भी लिखा हो और लग रहा हो कि और किसी में नहीं है, तो समझ लेना कि वो ऑप्शन सही होगा, ठीक ना? इसको कहने का जो एक्सप्रेशन होगा उसका या तरीका होगा, तो वो दूसरा हो सकता है, बट उसमें डेंजर का भाव जरूर होना चाहिए, ठीक है ना? आगे हम देखते हैं 13, द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज स्कैंडलस, ठीक है ना? अब आगे देखते हैं कि स्कैंडलस का क्या सेंस देने वाला इसमें वर्ड है, ठीक ना? तो अब हम देखें, पहले इनका एक एक करके मीनिंग समझ लें। डिजर्टर क्या है? डिजर्टर, डिजर्टर को बोलते हैं भगौड़ा। क्या बोलते हैं? भगौड़ा। भगौड़ा माने ऐसा आदमी जो भग जाए, ठीक ना? चाहे पैसा लेकर के, चाहे कोई और चीज़ लेकर के, या फिर ठीक ना, जो अस्थाई ना रहने वाला हो, ठीक ना? तो ऐसे लोगों को, जो पार्टी में भी रहते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो दल बदलू होते हैं, आज इस पार्टी में, कल दूसरी पार्टी में, परसों तीसरी पार्टी। प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट मीन्स होता है प्रमुख या मुख्य, प्रोमिनेंट मीन्स होता है प्रमुख या मुख्य। नोटोरियस, नोटोरियस माने होता है नामी या कुख्यात, और ये फेमस माने प्रसिद्ध, या फिर इसको विख्यात बोलते हैं, ठीक है ना? तो अब हम देखते हैं स्कैंडलस मीन्स होता क्या है। स्कैंडलस मीन्स होता है, इसमें हम ये बता दें, कलंकी, कलंकी या कलंकित, कलंकी या फिर कलंकित, ठीक है ना?
जो गलत प्रकरणों में जाना जाए, गलत कार्यों में जिसका नाम आगे आता है उसको बोलते हैं स्कैंडलस। ठीक ना। तो अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सा ऐसा काम सेट हो रहा है जो गलत नाम से या गलत काम से जाना जाता हो। तो ऐसी कंडीशंस में हम थोड़ी सा एक चीज़ और आपको समझा दें, फेमस और नोटोरियस में डिस्टिंक्शन क्या है। ठीक है ना, फेमस, ठीक है, फेमस, और ये है नोटोरियस, नोटोरियस, ठीक है ना, फेमस एंड नोटोरियस। तो अब देखिए कि जो व्यक्ति अच्छे कामों में जाना जाए, अच्छे उसके रहन सहन है, जो लोग उनको रिस्पेक्ट के साथ याद करते हैं, ऐसे व्यक्ति फेमस होते हैं। ठीक है ना। जैसे अभी कथावाचक आपके यहाँ तमाम ऐसे आए हैं, जैसे कि ये कौन है, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं। तो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को अगर देखा जाए तो वो एक फेमस है। वो क्या है, वो फेमस है, वो प्रसिद्ध है। क्या है, प्रसिद्ध है, या उनको दूसरे शब्दों में कह लिया जाए तो वो जो विख्यात है, वो क्या है, विख्यात है, वो विख्यात है। अच्छे कामों को लेकर के वो विख्यात हैं। कोई ऐसा साइंटिस्ट हो जो फेमस साइंटिस्ट हो, मतलब अच्छा काम कर रहा हो, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, वो विख्यात होगा। या कोई एक नई चीज़ की खोज किया, कोई नए ऐप की खोज किया, तो वो क्या है, वो फेमस होगा। लेकिन वही उसी के विपरीत नोटोरियस कौन होता है, तो नोटोरियस वो होता है जो गलत कार्यों से जाना जाए। जैसे वो फला आदमी जो है, इसने अपने जीवन काल में 10 मर्डर किए हैं, उसने जो है उसका नाम जो है बलात्कारियों में है, उसका काम जो है छिनैती में है, डकैती में है, लोग उससे डरते हैं, इसलिए डरते हैं कि वो बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी है। तो वो भी, ये भी सब, इनको भी सब लोग जानते हैं, दुनिया इनको भी जानती है, दुनिया इनको भी जानती है। फर्क दोनों में बस कुछ अंतर है। वो अंतर क्या है कि ये जो है अच्छे कामों के लिए दुनिया जानती है इनको, और इनको बुरे कामों के लिए जानती है। तो ये विख्यात होते हैं और ये कुख्यात होते हैं। क्या होते हैं, कुख्यात। ये क्या होते हैं, कुख्यात। कुख्यात माने इनको भी दुनिया जानती है, लेकिन ख्यात वो भी हैं, ख्यात ये भी हैं, ख्यात है और ख्यात है। फर्क क्या है, ये विख्यात है, वो कुख्यात है। ठीक है ना। वो नोटोरियस है और ये फेमस है। द करेक्ट आंसर शुड बी नोटोरियस। ठीक है ना। अब जो है इसमें सही आंसर क्या होना चाहिए, मेरे ख्याल से नोटोरियस होना चाहिए। ठीक है ना, और वो सही होगा। आगे हम देखते हैं क्या है। द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज, वर्ड कनिंग इज, वर्ड इज नहीं होना, कनिंग इज। तो कनिंग का जो है इसमें हम देखेंगे कि कौन सा सिनोनिम होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट सिनोनिम क्या होगा। तो हम देखते हैं कि स्लो माइंड, सुस्त दिमाग वाला, एम्बिशस, महत्वाकांक्षी, विकेट, दुष्ट, क्लेवर, चतुर या धूर्त। अभी इसी क्रम में इसको भी जान लें। कनिंग मीन्स होता है चतुर, चतुर क्या होगा, चतुर या फिर धूर्त। आप देखते हैं कि लिखा रहता है चतुर लोमड़ी भी होता है और धूर्त लोमड़ी भी होता है, लेकिन वो दोनों के दोनों सेंस कनिंग फॉक्स के सेंस। कनिंग फॉक्स अगर लिखा जाए तो उसका दो सेंस निकलेगा, चतुर लोमड़ी, धूर्त लोमड़ी। लोमड़ी धूर्त होती है। ठीक ना। तो अब हम देखते हैं आगे, इसका एक एक का अर्थ हम समझ लें। तो क्लेवर मीन्स होता है चतुर भी, ठीक है ना, चतुर होता है और साथ साथ धूर्त भी होता है, बहुत क्लेवर है। ठीक है ना। विकेड, दुष्ट। अब दुष्ट तो होती लेकिन सेंस बिल्कुल मैच करने वाला, तटस्थ नहीं बल्कि बिल्कुल क्लियर हो, तो वो क्या होगा, चतुर। और एम्बिशियस मीन्स होता महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षी। ठीक है। और क्या, स्लो माइंड, सुस्त, विवेकी, जिसका विवेक, माइंड जो होता है, विवेक है, बड़ा ही स्लो है, बहुत सुस्त है, भोदू है। तो ठीक ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो करेक्ट मिलने वाला बिल्कुल जो है वो क्लेवर है, और ये सब क्या है,
बिल्कुल इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। आगे देखते हैं, फियर ऑफ इनंडेशन, फियर ऑफ इनंडेशन, इनंडेशन मीन्स क्या होता है, बाढ़, ठीक है ना, या जल प्रलय प्रवाह, जल प्रलय प्रवाह, जल से होने वाला प्रलय प्रवाह, प्रलय प्रवाह। अब देखो, अब देखें हम इसमें क्या होता है, इनंडेशन का मतलब होता है ये प्रवाह से भीति, इनसे लगने वाला डर, यानी जल या प्रलय, ऐसा जल से प्रलय आ जाए, सब डूबने लगे, हाइड्रोफोबिया। क्या है, पहले हम आपको फोबिया समझा दें। फोबिया, फोबिया जो होता है वो डर का सफिक्स है, फोबिया क्या है, ये सफिक्स है, और ये डर का सेंस लेके आता है, तो ठीक ना। तो हाइड्रो माने होता है जल, हाइड्रो माने हाइड्रो, ये जल का है, और इसी में फोबिया लग गया तो हो गया हाइड्रो, जल भीति, जल भीति, भीति माने होता है डर, भीति माने क्या होता है, डर, इसको भीति भी बोलते हैं, भीति, भीति माने होता है डर। अब ये आगे देखिए कि जल भीति, इनंडेशन में जल भीति ही होता है, जल भीति, और ये आगे दिया है कि कार्सिनोफोबिया, ये होता कैंसर का भय, क्या है, कैंसर का भय। और क्या है, एक्लोफोबिया, और एक है मेट्रोफोबिया, ठीक ना, एक्लोफोबिया और मेट्रोफोबिया। तो अब इसे एक एक करके क्रमशः हम एक एक वर्ड्स को क्या करेंगे, जानेंगे, ठीक ना, और ये क्लियर करेंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, ठीक। तो बिल्कुल आप तैयार रहिए, जानते, उसमें दिमाग लगाते रहिए, क्या होने का चांस ज़्यादा से ज़्यादा बनता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं हाइड्रो, भीति और डर ये सब आप समझ चुके हैं, और एक भय, भीति भय डर, ठीक ना। तो अब देखते हैं कि इनंडेशन जो होता है वो जल से रिलेटेड है, और कार्सिनोफोबिया, तो मैंने ये बताया कि ये जो फोबिया होगा इतना ही ये डर का सेंस देता है, और कार्सिनो जो होता है वो इसका देता है, कैंसर से रिलेटेड वर्ड है एक्लोफोबिया। तो एक्लोफोबिया ये जो होता है, ये जैसे आप जानते हैं कि रात में निकलने के बाद बच्चों को डर लगता है, उन्हें कुछ दूर तक भेज दिया जाए, जाओ भैया ये सामान लेते आओ, तो उनको डर लगता है, रात के अंधेरे का भय, ठीक ना, अंधेरे में भय, तो उसे बोलते हैं रात्रि भय। क्या बोलते हैं, रात्रि भय, क्या बोलते हैं, रात्रि भय, ठीक है, रात्रि भय या अंधेरे से लगने वाला भय, ठीक है। और आगे क्या है, मीटरो, मीटर से बनता है, ये मीटर माने होता है छंद, मीटर मीन्स होता है छंद या कविता, ठीक है ना। तो ये मीटर और फोबिया, तो ऐसा कोई ऐसा भय जो हमें किससे डर दिलाता है, कविता से, किससे, कविता से, कविता भय। अब ये क्या कविता भय क्लियर कर लिया जाए, जैसे कविता का भय मतलब ये होता है कि जैसे हम कोई मीटर बना रहे हैं, कोई छंद बना रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई इसमें लयबद्धता गड़बड़ा हो जाए, छंदबद्धता सही ना हो, ठीक है ना, कहीं कोई ऐसी दिक्कत आ जाए, समझने में दिक्कत होने लगे, या जितने जोरदार वर्ड्स को हमें इसमें अप्लाई करना है उतने वर्ड्स ना आ पाए, तो ये हमेशा जो भय बना रहता है उसे बोलते हैं हम क्या, उसे बोलते हैं मीटरोफोबिया, ठीक है, उसे बोलते हैं मीटरोफोबिया, ठीक ना। तो अब हम देखते हैं कि रात्रि भय, कविता भय, कैंसर का भय और जल का भय। तो इनंडेशन का जो बिल्कुल करेक्ट मिलने जुलने वाला, जैसे सेम कौन सा वर्ड है जो सेंस दे रहा है,
तो हम देख रहे हैं कि ये है हाइड्रोफोबिया, ठीक ना। और ये जो 3 ऑप्शन से बचे हुए हैं सब इनकरेक्ट है, ठीक है। आगे हम देखते हैं 16, वन हु सेटल्स इन फॉरेन कंट्री। अब देखते हैं वन हु सेटल्स इन फॉरेन कंट्री, कोई ऐसा व्यक्ति जो विदेश में जाकर के बस गया हो, वहीं घर द्वार बना लिया हो, अपनी जगह जमीन ले लिया, अब वहीं बस गया, वो रहने वाला है फॉरएवर। क्या है? फॉरएवर। हमेशा के लिए, ठीक ना। तो एक है इमिग्रेंट, एक वर्ड है इमिग्रेंट, एक वर्ड है इमिग्रेंट, एक है एलायन और एक है नेटिव। तो अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सा सही होता है, और चारों के ऑप्शंस जो चारों ऑप्शंस हैं वो उसमें से करेक्ट कौन सा आंसर होने की प्रबल चांसेज हैं, तो हम पहले, ठीक ना, देखते हैं। तो ये होता है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट मीन्स होता है टू सेटल इन other countries, in other country, in other forever। हमेशा के लिए किसी दूसरे देश में जाकर के सेट हो जाना है, ठीक ना। और आगे क्या है? टू लिव इन अदर, इसमें भी अदर कंट्री में ही जाना है। टू लिव इन अदर कंट्री, टू लिव इन अदर कंट्री, टू अर्न मनी फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, फॉर ए लिमिटेड पीरियड, फॉर ए लिमिटेड पीरियड। कुछ पल के लिए ही जाकर के किसी देश में रहना, लेकिन वो कमाने खाने के लिए, जैसे यहाँ के लोग दुबई, अमेरिका, इराक, ईरान, अफ्रीका, कहाँ कहाँ चले जाते हैं, तो वो लोग जो जाते हैं वो फॉरएवर नहीं जाते हैं, हमेशा के लिए नहीं जाते हैं। वो जाते हैं वहाँ कमाने खाने के लिए, कमाते हैं और फिर उसके बाद वो टाइम से, समय से पहले ही क्या करते हैं, लौट आते हैं, ठीक ना। तो इनको कहते हैं आप्रवासी। इनको पहले वाले को क्या कहते हैं? आप्रवासी। अप्रवासी नहीं, आप्रवासी। ओहो, तो हमें फिर से लिखना ही पड़ेगा। आप्रवासी बोलते हैं, आप्रवासी। क्या बोलते हैं? आप्रवासी बोलते हैं। आप्रवासी का मतलब होता है कि जो वहाँ गए हों और क्या है, कुछ दिनों के लिए। और ये कौन है? ये प्रवासी हैं, ये प्रवासी हैं, ये प्रवासी हैं। प्रवासी का मतलब होता है मजदूर का सेंस देता है, प्रवासी मजदूर। इनको क्या बोलते हैं? प्रवासी मजदूर। प्रवासी मजदूर जो आए हैं, कुछ दिन रहेंगे, अपना कमाएंगे खाएंगे, उसके बाद वो वहां से चले जाएंगे। टू अर्न है, ठीक ना। आगे क्या है? एलियन। इनको भी विदेशी बोलते हैं, लेकिन किसी अन्य ग्रह से आए हुए को बोलते हैं एलियन, ठीक ना। विदेशी ये भी होते हैं, बट ठीक ना, ये भी। लेकिन हमको देखना है, जो जाते हैं दूसरे देश में रह जाते हैं, वो फॉरएवर छूट गया था। ये विदेशी एलियन। और ये है नेटिव, ये देसी, माने जो उसी देश से रिलेटेड होते हैं उनको देसी बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से अब कौन सा सही हो जाना चाहिए? जो दूसरे देश में जाकर के बस जाते हैं उनको क्या करते हैं? बोलते हैं इमिग्रेंट, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट बोलते हैं, ठीक। आगे फिर क्या होता है? 20 क्वेश्चंस की यह सीरीज है, और 20 क्वेश्चंस अगर आपने सेट कर लिए, लर्न कर लिया सही ढंग से, तो निश्चित है कि इसमें से
आपके लिए यूजफुल होंगे ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। अब जितना बताया जाता है सब तो नहीं आता है, सब आने का चांस भी कहाँ रहता है, क्योंकि हाई स्कूल में 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 20 में 20 हो सकता है, यद्यपि होना तो बिल्कुल असंभव जैसा है, हो सकता है 20 आए, लेकिन इंटरमीडिएट में तो 5 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो अगर इसमें से 4 ही पूछ लिए गए तो बहुत अच्छा होगा कि आपकी कम मेहनत में इतना पूछ लिया गया। और मैं कोशिश करूंगा कि इसके बाद भी वीडियो डालूंगा तो आपके लिए वो भी यूज़फुल होगा, मज़ा आएगा उसको देखने में। ए ब्लैक सीप, हम देखते हैं कि ये ब्लैक सीप का मतलब क्या होता है, काला भेड़, ठीक है ना। काला क्या होता है, भेड़। तो अब काला भेड़ हो पाना थोड़ा सा वो है मुश्किल जैसा है, ठीक है ना। और ब्लैक सीप का मतलब इसमें सेंस दिया जाता है बुद्धू या बेकार, ठीक है ना। इसमें क्या दिया जाता है, बेकार का अर्थ निकलता है इससे, ठीक है ना, यूजलेस का अर्थ निकलता है। तो अब हम देखते हैं कि ए बैड पर्सन, दुष्ट आदमी, ए सीप इन ब्लैक कलर, कोई एक भेड़ जो ब्लैक कलर में हो। आप जानते हैं कि ऐसे जो इडियम्स टाइप के जो दिए जाते हैं वो कभी उनका जो सेंस होगा उसी उस वर्ड को नहीं लेके होगा, जिस वर्ड को लिखा जाएगा जिसमें वो फ्रेज हो इडियम होंगे उसमें वो रिटर्न होकर के वो वर्ड नहीं आते हैं, कभी नहीं आएंगे, वो दूसरे शब्दों से उसका सेंस निकाला जाता है। तो वर्थलेस फेलो एक बेकार का आदमी है। एन एक्सपेंसिव थिंग, कोई महंगी चीज है। तो आप जानते हैं कि एवरी फैमिली है जे ब्लैक सीप, हर परिवार में एक ब्लैक सीप होता है, हर परिवार में कोई ना कोई एक ऐसा आदमी होता है जो क्या होता है, निकम्मा होता है। क्या है, निकम्मा होता है, उसे बोलते हैं ब्लैक सीप, ठीक है ना। ब्लैक सीप का मतलब होता है जो काम का ना हो, यूजलेस हो, बेकार की बैठी बैठी बातें करता हो और बैठे बैठे भोजन करे फिर सो जाए, फिर उठे तो झगड़ा झंझट करे। तो ऐसी कंडीशन में हम उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, ए ब्लैक सीप। होता तो ये ब्लैक सीप, लेकिन वो आदमी को ये डिनोट करता है कि दैट पर्टिकुलर पर्सन इज ब्लैक सीप इन ए फैमिली, ठीक है ना। तो ये होगा वर्थलेस फेलो, ऐसा कोई व्यक्ति जो वर्थलेस हो, बिल्कुल यूजलेस हो, बेकार का है, बैठे बैठे निठल्ला आदमी है, ठीक है नहीं, बिल्कुल शक्तियार बैठा है, खा रहा है और झगड़े कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, ब्लैक सीप बोलते हैं, जो बेकार हो और किसी काम का ना हो। नेक्स्ट वन 18, कैट एंड डॉग लाइफ। अब देखिए कैट एंड डॉग लाइफ, ठीक है ना। कैट एंड डॉग लाइफ मीन्स होता है कुत्ते बिल्ली अगर एक जगह हो जाए तो आपको लगता है कि बहुत सुकून से रह लेंगे। हाँ, अब तो ऐसे हैं कि कुछ पालतू जो पेट एनिमल्स में आप देखेंगे तो डॉग्स भी पाले जा रहे हैं और कैट्स भी पाली जा रही हैं, तो वो लोग तो आपस में रह लेते हैं। आप तमाम जगह देखेंगे कि कुत्ते बिल्ली जो अभी एक जगह रहने लगे हैं, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। कुत्ते बिल्ली को अगर देख लेते थे दौड़ाई झपट्टा मारते थे, पा जाए तो तुरंत उनको मार ही डालते थे, ठीक है ना। तो ये जिंदगी जो होती है, लिखे हैं कि कैट्स और कैट एंड डॉग लाइफ हो गई है, जिंदगी एकदम पूरा तहस नहस है, एकदम बिल्कुल कुछ भी सही नहीं है, हमेशा झगड़े झंझट बने हुए हैं। पति पत्नी अगर सही ढंग से एक दूसरे को परख नहीं पाए, जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए, तो उनकी ज़िंदगी कैसी होती है, कैट एंड डॉग लाइफ हो जाती है, क्योंकि वो किसी पर बिलीव नहीं करते और आए दिन आए पल वो झगड़ा झंझट ही करते रहते हैं, ठीक है ना। तो उनकी ज़िंदगी है कैट एंड डॉग लाइफ मीन्स एक क्वेरलसम लाइफ, ठीक है ना, झगड़े से युक्त जिंदगी, ठीक ना, विवाद युक्त जीवन, विवाद युक्त जीवन, विवाद युक्त जीवन, ऐसा जीवन हो गया क्वेरलसम, झगड़ा झंझट एनी टाइम होता रहता है। ए बिजी लाइफ, व्यस्त जीवन, क्या है, व्यस्त जीवन, ये तो सबसे अच्छा है। अगर व्यक्ति का जीवन व्यस्त रहे, अपने कामों में व्यस्त रहे, तो इससे बेटर और कोई जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो ये क्या है, वो व्यस्त जीवन है। ए लाइफ विदाउट मीनिंग, ऐसी जिंदगी जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, निरर्थक जीवन। क्या है ये, निरर्थक जीवन, निरर्थक जीवन, क्या है ये, जीवन बिल्कुल निरर्थक है, ठीक ना। और ये है एन आइडल लाइफ, एकदम बिल्कुल सुस्त जीवन। आइडल लाइफ मीन्स सुस्त जीवन, ठीक है ना, सुस्त जीवन। अब आपको लगता है कि कुत्ते और बिल्ली एक जगह रहेंगे तो सुस्त रहेंगे,
बिल्कुल नहीं रहेंगे। कुत्ते बिल्ली एक जगह रहे, निरर्थक रहेंगे उनका जीवन? बिल्कुल सार्थक है। वो अपने मान लड़ेगा, वो अपने मान, बिल्ली भगेगी, कुत्ता दौड़ाएगा। लोग व्यस्त जीवन, हाँ उनकी जीवन में व्यस्तता आएगी पल भर के लिए, अगर दोनों एक साथ हो जाए तो दौड़ धूप मार काट चालू रहेगा। लेकिन उनका सेंस जो बिल्कुल क्लियर होने वाला शब्द है, जो ऑप्शन है वो ये है, एक क्वेरलसम लाइफ, मतलब एकदम बिल्कुल शांति से रहने वाला जीवन नहीं होगा अगर कुत्ते बिल्ली एक साथ हो जाए तो। जब तक कुत्ता दूर है तो बिल्ली सुकून से रह लेगी और कुत्ता भी सुकून से रहेगा, लेकिन बिल्ली और कुत्ते दोनों अगर एक साथ हुए तो निश्चित है कि ये पॉसिबल है कि दोनों सुकून से और सही ढंग से एक जगह नहीं रहेंगे। सो द करेक्ट आंसर विल बी 1। द रेस्ट 3 ऑप्शंस विल बी इनकरेक्ट। ठीक ना जी, आइए। और आगे मार्वल है, ठीक ना। मार्वल मीन्स होता है कोई ऐसी चीज जो मार्वल मतलब मार्वेलस। मार्वल का मतलब क्या है? मार्वेलस, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, अच्छा। ठीक है, तो बहुत अच्छा। तो ऐसी कंडीशन में हम इनमें से खोजेंगे कि मार्वल किसका सेंस देता है। ठीक ना, तो अब देखते हैं। वंडर, वंडर माने भी होता है आश्चर्यजनक। वंडरफुल बनेगा तो वो बनेगा आश्चर्यजनक, तो वंडर मार्वल। ठीक ना, आश्चर्य करने वाला इसमें और इसमें दोनों जो है बिल्कुल सेम सेंस देने वाले हैं। कॉमन मीन्स होता है उभय या मिलता जुलता एक दूसरे से, वो कॉमन है। ऑर्डिनरी मीन्स होता है सामान्य, और वेग मीन्स होता है स्पष्ट। ठीक ना, अब देखिए क्या होता है। तो वंडर को हम पहले एक चीज़ और बता दें कि मार्वेलस ये जो बनेगा MARVELOUS, मार्वेलस। मार्वेलस मीन्स होता है आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक। हाँ, और ये दूसरा है वंडरफुल। वंडरफुल, वंडरफुल मीन्स होता है आश्चर्यजनक। तो इनसे मिलता जुलता शब्द जो है वो वंडर है, इसलिए इसी को बिल्कुल करेक्ट मान लेंगे। द रेस्ट 3 ऑप्शंस विल बी इनकरेक्ट। फर्दर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज इज दिस, ईल्ड। ईल्ड मीन्स क्या होता है, तो हम ये पहले क्लियर कर लें। ईल्ड के जो कई सेंस होते हैं। ईल्ड, YIELD, ईल्ड के जो सेंस निकलते हैं वो अलग अलग निकलते हैं। ईल्ड मीन्स होता है झुकना। क्या होता है? झुकना, झुकना। और ईल्ड मीन्स होता है पैदा करना, पैदा करना, जैसे फसल पैदा करना, यानी क्या? फसल पैदा करना। तो झुकने का सेंस देता है ईल्ड। तो अब देखो क्या होता है। रिजेक्ट मीन्स वापस करना, बेकार कर देना, छोड़ देना, इनकार कर देना, ये तो रिजेक्ट है। प्लीड मीन्स होता है याचना करना, विनय, अनुनय और आग्रह, ये प्लीड मीन्स होता है। और इंसाइट मीन्स होता है, ये बचता है हमारा इंसाइट। तो इंसाइट मीन्स होता है उत्तेजित करना। क्या करना? उत्तेजित करना। तो किसी चीज को ईल्ड का मतलब इंसाइट से तो कोई मैच ही नहीं कर रहा है। ठीक ना। और एक होता है सरेंडर। सरेंडर मीन्स होता है आत्मसमर्पित करना, आत्मसमर्पण करना। आत्मसमर्पण करना या झुकना। झुकना, झुकने का मतलब ये है कि हम आपके सामने झुक गए, मतलब आत्मसमर्पण कर दिए हैं। ठीक ना। तो इस प्रकार से द करेक्ट आंसर विल बी 1। द रेस्ट 3 ऑप्शंस विल बी इनकरेक्ट। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा इस प्रकार से ये 20 क्वेश्चंस की सीरीज थी जो आज कंप्लीट हो गई, और आप देख भी लिए, बिल्कुल देख लिए होंगे। और मुझे विश्वास है कि आप लोग देखने के साथ साथ इसको नोट डाउन भी किए होंगे, जो इंपॉर्टेंट मैटर्स इसमें रहे होंगे, आपके लायक रहे होंगे। ठीक ना। तो इससे क्या होगा कि कभी इससे मिलता जुलता कुछ और अगर पूछ लिया तो इससे आपको एक लाभ ये मिलने वाला है कि कोई दूसरा वर्ड है अगर मैंने तो ये चारों के चारों ऑप्शंस मैंने समझा करके लिखा है, हर किसी का वो मीनिंग लिख दिया है और कौन कहाँ वर्क करता है ये बता दिया है। तो इससे क्या होगा कि अगर बदल भी जाता है कोई क्वेश्चन तो भी आपसे वो अछूता नहीं रहेगा, वो आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक ना। ओके, द क्लास इज ओवर।